बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मियां दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पे तारक महमूद जहांगीरी की डिग्री को, लॉ की डिग्री को बोगस डिक्लेयर करते हुए उन्हें हाई कोर्ट के जज के लिए नाहिल करार दे दिया और फिर उन्हें डी नोटिफाई करने के लिए उन्होंने वजारत कानून को हुक्म भी जारी कर दिया और ये हुक्म भी जारी किया कि फौरी तौर पे ये अपना ओहदा छोड़ दें। अब खबर यह है कि वजारत कानून ने जनाब एक सबरी तैयार करके वज़ीर आज़म से मंजूरी ली और फिर वज़ीर आज़म ने इनको डी नोटिफाई करने के लिए सदर मुमलकत को वो समरी भिजवा दी। अब इतला ये है कि सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी ने तारक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने के लिए जो समरी भेजी गई थी वो मंजूर कर ली है। किसी वक्त भी इनकी जो तकर्री है उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मंजूरी हो गई है। अच्छा, अब इस हवाले से कि ये सवालात जो है वो पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि क्या तारक महमूद जहांगीरी साहब ने जो जाली डॉक्यूमेंट तैयार किया था डिग्री, तो क्या इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और एक दूसरा बड़ा अहम सवाल है जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि अब तक इन्होंने जो तनख्वाहें ली हैं, क्या इन्हें वो तनख्वाहें वापस करना पड़ेंगी, कानूनी प्रोविजंस क्या हैं, अदालती फैसले क्या हैं, इस पर बात करना। और ये जजमेंट है, इसमें भी एक रास्ता जो है ये वाली कार्रवाई का, ये दो कार्रवाई, फौजदारी कार्रवाई और तनख्वाहें वापस लेने वाली जो बात है, ये रास्ता खुला रखा गया है। अच्छा, एक और यार बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ हमेशा ये बात होती है कि जनाब एहतसाब किया जाए, ये बात होती है ना। तो अब एक साहब जो हैं, जो एक बोगस डिग्री की बुनियाद पे जो अदालत में रिकॉर्ड के जरिए साबित हो गई है, उनके जनाब उनकी हमायत में एक ग्रोह है, आप ये कह सकते हैं। एक तो हमारे वही चमड़कनाती दोस्त जो हैं साफी, वो जनाब लगे हुए हैं कि जनाब पता नहीं कौन सा बंदा था जनाब अपराइट और क्या क्या उसमें खूबियां थी, वो जनाब घर भेज दिया गया है। और दूसरे पीटीआई वाले जो हैं वो उनकी हिमायत कर रहे हैं। ये दो ट्वीट जो हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, एक तो वो ईमान मुजारी साहब का है और दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब का है, वो भी तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर। और वो जो खातून है उन्होंने तो जनाब ये कहा कि जनाब सबकी बारी आएगी, अगर ऐसे चलता रहा तो मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, वकला को सड़कों पे आना पड़ेगा। यानी अदालती फैसले को वो कहती हैं कि जनाब वकला जो है सड़कों पे आके मुस्तरद कर दें, कलदम कर दें। ये हाल है। और जो कुछ हमारे दोस्त हैं वो उनमें बैरिस्टर भी हैं, वो साहबान जो हैं वो सर को ऐसे ऐसे पॉइंट्स लेके आ रहे हैं तारक महमूद जहांगीरी की हमायत में, जो तारक महमूद जहांगीरी ने खुद भी अदालत में रेज नहीं किए। कैसे अजीब बात है। अब पहली बात तो ये की जा रही है कि जनाब किसी जज को अगर निकालना हो तो आइन में एक तरीकाकार दिया गया है। आइन का आर्टिकल 209 है जो कहता है कि किसी जज के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो मिसकंडक्ट की, तो वो जनाब मामला जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और ये सामान कह रहे हैं कि को वारंटों में किसी जज को उनके ओहदे से फारिग नहीं किया जा सकता। इस मौजूद में मैं बड़ी मरतबा विलाग कर चुका हूँ। सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है जिसमें पीसीओ जज को अदालत ने फारिग किया था, और भी बहुत सारी मिसालें हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो साहबान कह रहे हैं कि अदालती फैसले के जरिए आला अदलिया के जजों को फारिग नहीं किया जा सकता, सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत फारिग किया जा सकता है। ये जो जुडिशियल काउंसिल है उसमें जो सवाल जाता है वो अलग होता है, को वारंटो जो है वो एक अलग सवाल है, उसमें एक अलग सवाल होता है जिसका जायजा लिया जाता है। अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसमें देखा जाता है कि जज ने मिसकंडक्ट तो नहीं किया, जो इनका ज़ाब्ता इखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी का मर्तकब नहीं हो रहा जज, फिर जाता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला। लेकिन अगर जज जो है उसकी अहलियत का कि जनाब वो जज बनने का अहल है या नहीं है, फर्ज करें उम्र आइन में दी गई है कि इतनी उम्र होनी चाहिए कम अज कम,
फिर वो जज बन सकता है। अगर 25 साल का बंदा जो है उसको जज मुकर्रर कर दिया जाए, दीगर शरायत वो उसने ला भी किया हो, उसको को वारंटों के जरिए ही हटाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जज के लिए एक जरूरी है कि वो वकील हो और 10 साल उसकी प्रैक्टिस हो हाई कोर्ट की, फिर वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब ये साहब जो हैं, सवाल ये है कि ये वकील हैं या नहीं है, ये सवाल था। ये सवाल जाना है को वारंटों में। अगर किसी जज ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, फिर वो जाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला। ये असद अली केस का इन्होंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, जब इनको काम से रोका गया था ना सरफराज डोगर साहब वाले बेंच ने, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वहां यही नुक्ता लिया था। अच्छा, मलक असद अली वाला केस जो है, उसी का हवाला इन्होंने दिया, उसी का हवाला दरखास्तदार मियां दाऊद ने दिया। कैसी अजीब बात है। तो वो ये अच्छा, फिर वो आईनी बेंच ने ये कह दिया जनाब, ये जो है आपने इनको काम से नहीं रोक सकते थे, और पहले ये देखें कि ये को वारंटों काबिल समात है या नहीं है। और असद अली, जो मलक असद अली वाला केस है, जिसमें सजाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ने बतौर चीफ जस्टिस काम करने से नहीं रोक दिया था, उसमें ये नुक्ता जो है डिस्कस हो चुका हुआ है। ये नुक्ता मियां दाऊद ने ही डिस्कस किया था जब ये 209 वाली बात की थी ना इन्होंने, तो उसमें उन्होंने उसी असद अली मलिक केस का हवाला दिया था ना। उसमें ये कहा गया है कि ये दोनों अलग अलग शोबे हैं, दो अलग अलग मामलात हैं। अगर तो मिसकंडक्ट है फिर जाएगा 209 में जुडिशियल काउंसिल में, और लेकिन अगर वो ओहदे पे बैठने का अहल नहीं है तो आइन के आर्टिकल 199 के तहत वो हाई कोर्ट में मामला उठाया जा सकता है, और आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको मामले को देख सकती है। ये इसमें मामला था। तो ये अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि जो बाहर चपड़कनाती बातें कर रहे हैं, नखात उठा रहे हैं, वो जो वकील अंदर थे, मसलन अकरम शेख साहब इनके वकील थे, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब वकील थे। अब शाहजेब खान, अच्छा वो वकला जो है वो मीडिया पे नहीं आ रहे। इवन ये कि इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो वकला थे उनका मौकफ सुना गया, अगर उन्हें फरीक बनने की इजाजत नहीं दी गई, वो इनके तारिक महमूद जहांगीरी के हक में वहां बातें कर रहे थे। तो ये शाहजेब खानजादा ने जो प्रोग्राम किया है उसमें उन्होंने मियां दाऊद को बुलाया, और उन्होंने बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद के साथ रब्ता किया था। उन्होंने आना था प्रोग्राम में, फोन कॉल पे आना था। बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन करना था, उन्होंने इस्लामाबाद से कराची उनकी फ्लाइट थी, मगर अभी तक उनका नंबर बंद आ रहा है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद साहब जो है उनका फोन बंद जा रहा था, वो राब्ते नहीं हुआ पूरे प्रोग्राम के दौरान। बार बार इन्होंने कोशिश की, उन्होंने बताया कि जनाब ये प्रोग्राम लाइव है और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो रहा। फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब बार काउंसिल वालों से हम राब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका नुमाइंदा जो है वो आ जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद बार काउंसिल से भी मौकफ सामने आए। अब मजे की बात यह है कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया, सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन इस्लामाबाद बार काउंसिल का कोई नुमाइंदा जो है वो भी लाइन पे नहीं आया। हालांकि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जाने के लिए लोग जो हैं वो तरसते हैं कि जनाब ये एक ज़ाहिर है बड़ा साफ़ी है, बड़े ज़बरदस्त सवाल होते हैं उनके, तो जनाब ये वहाँ जाएंगे तो जनाब हमारी जो उनकी व्यूशिप उस प्रोग्राम की जो है शाहजेब खान वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाएंगे तो जनाब हम अपना मौक़िफ़ जो है माफिया ज़मीर जो है वो दुनिया के सामने रख सकेंगे। लेकिन कोई आ नहीं रहा। और वहाँ अदालत के अंदर जो जो मोहम्मद अकरम शेख साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे तो बुजुर्गों में हैं, तो वो उनकी जो बेबसी थी ना अदालत के अंदर, जो अंदर मौजूद लोग हैं वो जो बताते हैं। वैसे तो उन्होंने कुरानी आयात और हजरत अली वाला वाक़या जो है वो भी बयान करके ये कोशिश की कि जनाब सरफराज डोगर साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो जाए। लेकिन अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ना मैंने ये सुने हुए वाक़े, वो हजरत अली वाला वाक़या, उन्होंने जनाब दुश्मन को ज़ेर कर लिया तो उसके ऊपर बैठ गया, तो दुश्मन ने थूक दिया उनके ऊपर, तो वो उठ गया कि जनाब पहले मैं अल्लाह के लिए लड़ रहे थे, अपने लिए लड़ूंगा तो ये जिहाद नहीं होगा। तो वो उन्होंने कहा जनाब अगर शाइबा भी होना तो आप उठ जाने। इस तरह की उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा सरफराज डोगर ने जनाब ये मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, यानी मतलब अब आगे चले। तो वो जो बात करते थे, वो जो कहते हैं ना लोग बेबसी वाली बात मैं कह रहा हूँ, अकरम शेख जैसा वकील जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा था इनको,
वो कह रहे थे हमारे ऑब्जेक्शन पे पहले फैसला करें, और ऑब्जेक्शन पे ये अदालत की मर्जी होती है कि जनाब वो ऑब्जेक्शन जो हैं उनका और मेन जो केस है उसका इकट्ठा फैसला कर सकती है, और ऐसा ही इसमें हुआ। तो वो कहते हैं जनाब वो कोई बात करते थे, मियाँ दाऊद के पास दलील मौजूद होती थी, अदालती नज़ायर के उन्होंने बार लगा दिए, तो फिर वो उनकी तरफ हैरान होकर देखते थे अकरम शेख साहब। तो बहरहाल इनकी जो ये ऑब्जेक्शन वगैरह थे वो तो उन्होंने वो फारिग ही कर दिए अपनी। और दूसरा ये जो कह रहे हैं ना जनाब किसी जज को फारिग नहीं किया जा सकता जनाब 209 के सिवा, सिर्फ 209 के जरिए यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए फारिग किया जा सकता है, ये बड़ा एक मशहूर केस है। ये है जनाब PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 पेज है। ये वो 31 जुलाई 2009 वाली जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट है। वो उसका हवाला भी दिया है मियां दाऊद ने। वो परवेज मुशर्रफ ने, आपको याद होगा कि PCO जारी कर दिया था 3 नवंबर 2007 को, और आला अदलिया के 43 जजेस जो हैं, पहले 60 थे लेकिन बाद में कुछ लोगों ने हलफ उठा लिया था, लेकिन वो हतमी जो तादाद थी जिन्होंने हलफ नहीं उठाया था, जिनसे हलफ नहीं लिया गया था, वो 43 थे, 43 जजेस थे, वो फारिग कर दिए थे। फिर अदलिया बहाली तहरीक चलती रही, फिर 2009 में अदलिया बहाली जो है वो हो गई। तो फिर वो जो PCO वाला केस था ना, वो PCO वाला केस लगा था और उसका 31 जुलाई 2009 को फैसला हुआ था। और उसमें एक तो ये देखें ना, इसने ये किया था कि जनाब आइन में तरमीम किए बगैर ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इन्होंने बना दी थी। ये अब जो हाई कोर्ट है ना, ये आइन के तहत आइन में तरमीम करके बनाई गई है, परवेज मुशर्रफ ने कानून के जरिए बना दी थी। तो वो उन्होंने हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। तो उसमें जितने भी जज थे ऑटोमेटिकली उनका तकर्रर कलदम हो गया, वो घर चले गए, एक हो गए। दूसरा, इन्होंने आइन में तरमीम किए बगैर ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया था, और धड़ाधड़ जज जो ये भर लिए थे उसमें। तो इन्होंने वो कानून भी कलदम कर दिया, इस जो 31 जुलाई 2009 वाली जज की बात कर रहा हूँ। तो जितने भी जज वहां मुकर्रर किए गए थे वो तादाद बढ़ा के वो सारे, उनका तकर्रर भी चला गया, वो भी घर चले गए। 209 के तहत तो नहीं भेजे, वैसे चले गए ना। फिर उसमें ये किया कि जो अब्दुल हमीद डोगर साहब थे, जो चीफ जस्टिस बने थे, PCO चीफ जस्टिस, तो उनका तकर्रर जो है उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि जनाब तो चीफ जस्टिस है ही नहीं। अमलन ये करता रहा काम, लेकिन ये जो आईनी चीफ जस्टिस नहीं था। फिर उन्होंने जो उस चीफ जस्टिस, अब मैं अहलियत की तरफ आ रहा हूं कि अगर बंदा अहल ना हो, उसका तकर्रर ही दुरुस्त ना हो, उस तरफ आ रहा हूं। फिर उन्होंने ये किया कि जनाब ये जो अब्दुल हमीद डोगर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से जजों का तकर्रर होगा, तो उन्होंने जितने भी तकर्रर किए, अच्छा ये मैं बताऊं आपको, उसमें 2 तरह के तकर्रर थे। एक थे जनाब 3 नवंबर 2007 से 15 दिसंबर 2007 के दरमियान आला अदलिया में कुछ जजों के तकर्रर हुए थे। अच्छा, उस वक्त PCO नाफिज अमल था। अब 15 दिसंबर को वो PCO जो है वो उठा लेते हैं, खत्म कर देते हैं, आइन बहाल हो जाता है। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जो अब्दुल हमीद डोगर साहब हैं, इनका बतौर चीफ जस्टिस तकर्रर ही दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस हैं ही नहीं, इसलिए इन्होंने जो 15 दिसंबर 2007 के बाद आइन बहाली के बाद जिन जजों को रिकमेंड किया या सिफारिश की तकर्रर के लिए, उनका तकर्रर भी गलत है, वो भी फारग हो गए। और 103 जज इस जजमेंट के नतीजे में फारग हुए थे। कोई मामला 209 वाला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं गया था, ये वाली जजमेंट ये कह रही है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये अब उस तरफ आएगी अब। अच्छा, फिर इन्होंने ना कुछ जजेस थे, उन्होंने फिर ना 3 नवंबर 2007 को ना एक 7 रुकनी बेंच था, वो वजीउद्दीन अहमद की कोई दरखास्त थी जो सदर के खिलाफ थी कि सदर जनाब वर्दी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो वाली दरखास्त। तो एतजाज ऐसे ने अदालत में ये कहा था जनाब ऐसी खबरें हैं कि PCO वगैरह आ रहा है। तो ये 7 रुकनी बेंच था, 3 नवंबर ही को उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया था तमाम आला अदलिया के जजेस को कि अगर PCO आता है तो कोई जज PCO के तहत हलफ नहीं उठाएगा, हुक्म जारी कर दिया था उन्होंने। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जिन जजों ने हलफ उठा लिया है ना, उन्होंने तौहीन अदालत की है, तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी।
ये उसमें हुआ था। तो उसके बाद ये लाहौर से थे शब्बर रज़ा रिजवी साहब और हसनात अहमद मलिक साहब। शब्बर रज़ा रिजवी चले गए जनाब, उन्होंने चैलेंज कर दिया इस बात को, जनाब ये पहली बात है सन सुनिया नहीं तुसी, अभी तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू करती। और दूसरा उन्होंने कहा मैं तो पिंड गया आया सी उस दिन जनाब, जिस दिन 3 नवंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ जनाब, तो मैंने तो पता ही नहीं लग। उन्होंने अच्छा सनात अहमद मलिक समेत 6 लोगों ने ये चैलेंज किया था। अब 18 मई 2011 को ये जो इनकी दिन अपीलें शबीलें वो भी मस्तरद कर दी थी। 6 रुकनी बेंच था इफ्तिखार चौधरी ही की इन सरबराही में। तो उस दिन उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि जनाब जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया ना वो अब जज नहीं रहे, ये भी हो गया। और मुझे याद है कि खालिद रांझा साहब इनमें से एक के वकील थे, तो उन्होंने ये बयान दिया था कि जनाब ये तो 209 के तहत फारग होने चाहिए थे, ये इन्होंने जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर के जरिए फारग कर दी है। अच्छा मजे की बात यह है कि जो मैं परवेज मुशर्रफ पीसीओ वाले केस की बात नहीं कर रहा, फुल कोर्ट वाला, तो उस केस में अकरम शेख साहब जो हैं वो खुद भी पेश हुए थे वकील के तौर पे। और उसमें एक और बात जो मैं अर्ज करूं कि ये जो फैसला आया है कि क्या इनकी तनख्वाह जो है ये इनको वापस करनी पड़ेगी, अगर वापस करनी पड़ेगी तो कितनी करनी पड़ेगी, वो उसमें ये जो जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाली जो अभी 18 मई 2011 वाली, इसमें जो इनका ये भी एक मामला था कि उन्होंने इनको जो 5 साल भी हो गए थे ना जिस जज को, लेकिन उसने पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था। 5 साल जज के वो हो जाए ना नौकरी करते हुए हाई कोर्ट में जैसे, तो फिर उसको वो पेंशन और मराहत मिलती है। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया पेंशन मराहत मरूता रिटायरमेंट की कोई नहीं मिलेंगे इनको, वो मामला हो गया। बाद में पता नहीं नजरसानी में उसको आगे पीछे कर दे, यानी अदालत के पास ये इख्तियार होता है कि वो ऐसा कर सकती है। और दूसरी जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना, एक वैसे भी ये भी एक सवाल पूछा है लोगों ने, दोस्तों ने, कि क्या इन्होंने जो जजमेंट्स दी हैं तो वो जजमेंट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगी। ये इसी केस में ना उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उनका जनाब ये जो इन्होंने जजमेंट्स दी है ना वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, तो उसको ये समझा जाएगा, वो जजमेंट्स ही समझा जाएगा। अगर ये चीफ जस्टिस साहब और ये जज जो पीसीओ वाले जज थे सारे ये गलत बैठे हुए थे, लेकिन उनकी जजमेंट्स को उन्होंने तफस दे दी। और ये सेटल लॉ है कि जज का अगर तकर्रर जो है वो कलदम हो जाए पहले दिन से ही, तो लेकिन उसकी दी गई जजमेंट्स जो है वो बरकरार रहती है। ये पुनर्वक्स तो नहीं खोला जा सकता कि हजारों जनाब उसने वो केस सुने हों उस दौरान तो सारे केस जनाब रीओपन हो जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा बहरहाल ये कानून की मैं बात कर रहा हूँ, अदालती नज़ायर जो है बयान कर रहा हूँ, उनमें से एक ये फैसला जो है, ये फैसला भी है सुप्रीम PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879। अच्छा एक दो गए ये। दूसरा ये जो जजमेंट है ना, ये देखिए इसमें हुआ क्या है। ये जजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब ये भाई साहब जो हैं ये LLB की डिग्री इनकी बोगस है। अच्छा इसमें मैं बात कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट भी दिखा चुका हूँ कि भाई साहब ने इम्तिहान दिया था और ये जनाब इन्होंने नकल करते पकड़े गए थे। 3 साल के लिए जनाब इनको उन्होंने अनफेयर मीन्स कमेटी ने इनको जो है वो नहल करार दे दिया था, लेकिन भाई साहब ने इसी दौरान जाली एनरोलमेंट नंबर लेके ना उन पे जनाब LLB पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहान दिए। तो ये रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया और कल मैंने कहा था कि अदालत को वारंटों में अदालत के पास इन डीप इंक्वायरी का इख्तियार होता है, वो रिकॉर्ड का जायजा ले सकती है, एक एक चीज जो है वो देख सकती है। अब दिलचस्प बात यह है कि सलाहुद्दीन अहमद साहब ये कह रहे थे देखें जनाब ये तो साबित हो गया ना इन्होंने डिग्री जारी हुई थी, ये तो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। वो डिग्री किस बुनियाद पे इन्होंने ले ली थी? ये तो उस वक्त नाअहल थे, इम्तिहान ही नहीं दे सकते थे, और ये बात हाई कोर्ट ने मानी है। अच्छा अब ये जो फैसला है ना, एक तो ये उन्होंने ये कहा, और ये जो पेज 2 है ना उसके एंड पे जाके वो लिखा हुआ है कि भाई साहब क्योंकि LLB नहीं थे, अहलियत की शराइत पे पूरा नहीं उतरते थे, इसलिए इनकी एलिवेशन जो है बतौर एडिशनल जज, वो इनकी यानी कि जब एडिशनल जज ये कर रहा हुआ वो, और उसके बाद इनकी कंफर्मेशन हुई, 1 साल बाद कंफर्मेशन होती है, वो कंफर्म जज हुए, और वो और उसके बाद जो कंफर्म जज होने का नोटिफिकेशन है वो सब जो है वो कहते हैं जनाब लॉफुली नहीं है, वो आउट ऑफ विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है।
वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी ये जब एडिशनल जज लगे थे ना, उस दिन से इनका जो तकर्रर है वो उन्होंने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिए, नल एंड वाइड करार दे दिए, कलअदम कर दिए। ये उन्होंने ऑर्डर जारी किया। अब जो मैं कह रहा हूं, रास्ता खुला रखा है, रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है। अब ये हुकूमत की मर्जी है कि हुकूमत जो है उस खुले दरवाजे के अंदर दाखिल होती है या फिर मसलहत या मसालत के वो नशा उतरेगा तो फिर ही बात बनेगी ना। तो वो उन्होंने आगे जाके जो लिखा है ना कि इनको फौरी तौर पे वो कहते हैं जनाब, एक तो आप अपना ओहदा छोड़ दें, निकलें जनाब, ठीक है, ताले लाने तो कमरे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हम इसकी कॉपी जो है ना अपने ऑर्डर की, ये देखिए जरा, वो कह रहे हैं कि वो हम भेज रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। वो किस लिए भेज रहे हैं? टू डी नोटिफाई हिम एज ए जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक बात होगी, यहां तक तो ठीक है जनाब, इसको डी नोटिफाई कर दो, नोटिफिकेशन सारे पुराने मनसूख करो। आगे जाके वो कहते हैं कि एंड फर्दर टू डू दी नीडफुल। ये एक फिक्रा है जो दरवाजा खोलता है कि इसके अलावा भी हम ये कह रहे हैं कि जो जरूरी इकदाम हैं वो किए जाएं, फर्दर टू डू नीडफुल। ये उन्होंने जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुछ और कार्रवाइयां जो हैं वो भी हो सकती हैं। वो एक तो तनख्वाह वाली बात मैं कर रहा हूं, और दूसरे ये कि हमारा जो कानून है ना तहजीरात पाकिस्तान, उसका जनाब जो सेक्शन 420, 468, 471 इस तरह के जो है कि जाली फ्रॉड करना, जाली दस्तावेज बनाना, फिर जाली दस्तावेज को इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें ये FIR दर्ज हो सकती है और इसमें 7 साल तक कैद की सजा है। ये वाली ये FIR तो बनती है। अब ये इस्लामाबाद में कुछ लोग जो हैं वो पकड़ के हैं जाली डिग्री वाले, कुछ वकील भी पकड़े जाते हैं, तो बार काउंसिल ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। वहां भी इस्लामाबाद में उन मुलाजमीन को ना सिर्फ फारग किया गया बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो इनके खिलाफ क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। अगर ये है, वैसे वो इन्होंने इस्लामाबाद वो सिंध हाई कोर्ट से जो लिया हो ना स्टे, वे भी उस स्टे का इंतजार किया जाए, क्योंकि अगर फौरी तौर पे कर लेंगे तो ये कह देंगे जनाब मेरी तो वो डिग्री जो है वहां अभी पेंडिंग पड़ा हुआ मामला, तो उसके बाद हो। लेकिन इनके ऊपर ये तलवार लटक गई है फौजदारी मुकदमे की। और दूसरी बात तो तनख्वाहों वाली है। ये अगर 10 लाख भी महाना तनख्वाह लेते रहे हो, काट कूट के टैक्स सारा कुछ, मुराद की बात नहीं कर रहा, फ्री बिजली पेट्रोल ये वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, 10 लाख भी लेते हो तो वो एक साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपया बनता है, और 5 साल का बनता है तकरीबन 6 करोड़। 6 करोड़ से जायद जो है इनको वापस करने होंगे। लेकिन वो वापस कैसे करने होंगे? कोई ऐसी जजमेंट है? एक तो वो मैंने जिक्र किया, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, फुल कोर्ट की जजमेंट है मुशर्रफ वाले केस में कि जनाब इनकी पेंशन मुराद ये वो सारा कुछ उन्होंने जबरजुबत कर लिया था, बाद में पता नहीं फिर क्या हुआ था उसका। दूसरा इसमें एक और जो चीज है कि जनाब ये लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होते थे ना, इनके बड़े चहेते एक रजिस्ट्रार थे खुर्शीद रिजवी साहब। ये जो सेक्रेटरीट में बैठे हो ना बड़े बड़े अफसर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये वो फलां फलां, इनको ना एग्जेक्टिव अलाउंस मिलता है बड़ा बड़ा 6-7 लाख रुपए जो चीफ सेक्रेटरी को तनख्वाह के अलावा जनाब वो दे रहे हैं। वो इवन ये कि 17वें ग्रेड के लोग जो हैं उनको भी मिलता है वो अलाउंस। इन्होंने ये किया कि जितना चीफ सेक्रेटरी का था ना अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस, इन्होंने स्पेशल जुडिशियल अलाउंस मुकर्रर कर दिया जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, खुर्शीद रिजवी साहब रजिस्ट्रार थे। वो चैलेंज हो गया। अब चैलेंज हुआ तो जो मेरे ख्याल 40 लाख के करीब ले गए वैसे तो, तो लाहौर हाई कोर्ट ही ने ये हुक्म जारी किया जनाब ये जुडिशियल अलाउंस जो आप दे गए हैं स्पेशल, ये तो गलत है। उन्होंने ना सिर्फ वो अलाउंस कलअदम कर दिया था बल्कि इनको रिकवरी डाल दी थी कि जनाब आप पैसे भी दें ये जो आप वसूल कर गए हुए हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है ना कि मजीद फर्दर कुछ करने के लिए, ये जजमेंट में लिखा है उन्होंने, तो फर्दर करने वाला तो यही काम है ना। वो कहेंगे ना वो आप तो जज ही नहीं थे तो तनख्वाहें किस बात की लेते रहे, वापस करें। अच्छा, दूसरी एक और जजमेंट है, बड़ी मशहूर जजमेंट है, अभी हाल ही में आपके ज़हन में ताज़ा हो जाएगी वो। ये बेनजीर दौर में ना, पीपल्स पार्टी के दौर में इन्होंने कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी है सुई गैस और मुख्तलिफ महकमे में लोग भर्ती किए थे, तो फिर वो आने वाली हुकूमतों ने उनको निकाल दिया किसी वजह से या कन्फर्म नहीं किया। अच्छा, अब वो जनाब जब इनकी दोबारा हुकूमत आई है ना,
2008 के इलेक्शन के बाद। तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि जो सैक्ड एम्प्लॉइज हैं जिनको बरतरफ कर दिया गया था उनकी बहाली का ऑर्डिनेंस 2010, बाद में वो एक्ट भी बना लिया था इन्होंने। तो उसको जनाब चैलेंज किया हुआ था। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वो जनाब उन्होंने उस ऑर्डिनेंस और उसके तहत जो बहाल किए गए थे ना लोग, अच्छा बहाल भी ऐसे किए थे उनको बीच में वो कई साल यानी 93, 4, 5, 7 इस तरह के कुछ लोग थे, वो 2010 में उनको बहाल कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि जनाब इनको वाजबात भी दें, तनख्वाहें भी दें। ये ऑर्डर हो गया था। तो अब वो ये ऑर्डिनेंस आ गया था। तो अब वो उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो तकर्रर था ना, जिसमें बहाली थी, वो कलअदम की एक, और साथ ही ये हुक्म भी जारी कर दिया कि इन्होंने अब तक जो तनख्वाहें ली हैं अब तक वो सारी तनख्वाहें वापस करें, क्योंकि इनकी बहाली ही दुरुस्त नहीं थी। ये सर जजमेंट्स मौजूद है। फिर उसमें हुआ क्या था, उसमें फिर उन्होंने ना नजरसानी की दरखास्त फाइल की थी। तो मजे की बात यह है कि नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी कि नहीं, लेकिन उसको ले गए थे फिर वो जो होता ना इंसाफ की मुकम्मल फराहमी वाला एक आर्टिकल 187, अब तो वो भी महदूद हो गया है ना, दायरा-कार है उसका भी कि अन्ना धुंध जरा तुसी इंसाफ नहीं करना जनाब, फैसला जारी नहीं करना, यानी वो जब कानून और आइन में कोई दादरसी करना ना रास्ता निकल रहा हो तो फिर वो 187 जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर जारी किया करती थी। फिर उसको वो ले गए 187 में और इंसानी हमदर्दी उस तरह का बना के ना उसको उन्होंने फिर वो जो था ना वो पहले वाला ऑर्डर था, यानी कि नए सिरे से एक ऑर्डर जारी किया, नजरसानी मुस्तरद कर दी थी। यानी वो फैसला ठीक था कि जनाब इनसे तनख्वाहें वापस ली जाएं, लेकिन 187 में ले जाके एक नई पिटिशन के तौर पे उसको ट्रीट किया और उनको जनाब उन्होंने जनाब ये बहाल कर दे। ये सर सारा मामला है। इसमें ये जो बातें हो रही है ना जनाब, ये फैसला गलत है, जो ज़ाहिर आईनी अदालत में जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कितने आईनी सुकम है या कानूनी सुकम है। लेकिन ये जो जज साहब लिख गए हैं ना कि जनाब एक तो इनको डिनोटिफाई किया जाए और दूसरा वो ये लिख गए हैं एंड फर्दर टू डू नीडफुल, ये जो लिख गए ना इसने वो दरवाजा खोला है इनके खिलाफ कार्रवाई का। अब देखें ये क्या करती है हुकूमत, जो है ये नीडफुल करती है, फर्दर टू डू नीडफुल जो कहा है उस पर अमल करती है या क्या करती है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।